नमस्कार। विशेष रिपोर्टर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के प्रोसीजर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए वहां का चुनाव ही सबसे बड़ा पर्व होता है। यूएस की चुनावी प्रक्रिया वहां के चुनाव को बहुत ही खास बना देती है। अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट माना जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसका 4 साल का कार्यकाल बहुत ही पावरफुल होता है। कार्यकाल के दौरान यहाँ के प्रेसिडेंट को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। प्रेसिडेंट को सिर्फ व सिर्फ इम्पीचमेंट के जरिए ही हटाया जा सकता है, लेकिन 1789 से अब तक किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में मेजॉरिटी के खत्म होते ही इस्तीफा दे देना पड़ता है। यूएस का वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए या वो रिजाइन कर दे तो वाइस प्रेसिडेंट कार्यकारी यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है और 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का चुनाव फिर से करवाना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर वहां के प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए तो वहां के वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इसके पीछे का कारण है कि पहले वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये चीज नहीं लिखी थी कि वाइस प्रेसिडेंट कार्यकारी प्रेसिडेंट बनेगा या फिर परमानेंट प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन धीरे धीरे ये एक कन्वेंशन बन गया कि प्रेसिडेंट के लिए री इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा। यदि प्रेसिडेंट को बीच में कुछ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट ही उनके स्थान पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। फिर 1967 में संविधान में 25वां संशोधन किया गया और उसमें ये बात लिख दी गई कि यदि प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के टर्म को लेकर। यूएस के प्रेसिडेंट का टर्म सिर्फ 4 सालों का होता है, लेकिन यूएस में एक व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ 2 ही टर्म के लिए इलेक्ट हो सकता है। इस बात के पीछे भी एक लंबी कहानी है। सन 1789 में जब अमेरिका आजाद हुआ तब जॉर्ज वॉशिंगटन वहां के पहले प्रेसिडेंट बने। सन 1789 से लेकर 1793 तक उनका कार्यकाल चला। सन 1793 में जब फिर से इलेक्शन हुआ तो फिर से जॉर्ज वॉशिंगटन इलेक्शन जीत गए। सन 1793 से 1797 तक उनका दूसरा कार्यकाल चला। लेकिन 1797 में जब तीसरा चुनाव होने लगा तब जॉर्ज वॉशिंगटन ने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं 2 टर्म प्रेसिडेंट रह चुका हूं तो अब किसी और को मौका मिलना चाहिए। तब से यूएस में ये एक कन्वेंशन बन गया कि एक व्यक्ति प्रेसिडेंट के पद पर सिर्फ 2 ही टर्म रह सकता है। लेकिन 20th सेंचुरी में एक ऐसी घटना हुई जिसमें ये कन्वेंशन टूट गया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सन 1933 में यूएस के प्रेसिडेंट बने। 1937 में जब फिर से चुनाव हुआ तो वो दूसरे टर्म के लिए प्रेसिडेंट चुन लिए गए। लेकिन 1941 में जब अगला चुनाव होना था तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यूएस का नेतृत्व कमजोर न पड़ जाए इसलिए लोगों ने रूजवेल्ट को फिर से प्रेसिडेंट बनवा दिया। इतना ही नहीं, 4 साल बाद जब 1945 में फिर से चुनाव का समय आया तो वर्ल्ड वॉर के तहत एक बार फिर से रूजवेल्ट को ही प्रेसिडेंट चुन लिया गया। हालांकि ये कार्यकाल खत्म होने से पहले ही रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई। रूजवेल्ट का ये कार्यकाल 12 साल कुछ महीने तक चला, लेकिन इस दौरान सालों से चला आ रहा 2 टर्म वाला कन्वेंशन टूट गया। इसी कारण से सन 1951 में 22वां संशोधन किया गया। इसके तहत ये रूल बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति 2 टर्म से अधिक यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अब सवाल आता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है तब भी क्या उसका कार्यकाल इस 2 टर्म में काउंट किया जाएगा? नियम के हिसाब से अगर वाइस प्रेसिडेंट 2 या 2 से अधिक
वर्ष के लिए प्रेसिडेंट पद पर रह चुका है तो वह सिर्फ एक और टर्म के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को 2022 से 2024 तक के समय के लिए प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, लेकिन 2021 में उसकी मृत्यु हो गई। अब इस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तब वाइस प्रेसिडेंट अब सिर्फ एक और टर्म के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है, क्योंकि वह 3 साल प्रेसिडेंट पहले ही रह चुका है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट की डेथ 2023 में हुई होती तो वो वाइस प्रेसिडेंट जो अब प्रेसिडेंट बना है वो 2 टर्म के लिए चुनाव और लड़ सकता है, क्योंकि अभी उसने प्रेसिडेंट के रूप में सिर्फ 1 साल ही गुजारा है। अब बात करते हैं यूएस की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। यूएस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इलेक्शन 2 प्रकार का होता है, पहला डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें जनता डायरेक्टली वोट करके अपने नेता का चुनाव करती है। जैसे एमपी और एमएलए, हमारे तरफ से जो एमपी या एमएलए चुने जाते हैं उनके लिए आम जनता डायरेक्ट जा करके वोटिंग करती है। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें जिनको जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है वो जा करके किसी का चुनाव करते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को हम खुद से नहीं इलेक्ट कर सकते। हमने जिन एमपी या एमएलएज को इलेक्ट किया है वो एमपी और एमएलएज अब आगे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक इसी तरह यूएस के प्रेसिडेंट को भी डायरेक्टली जनता नहीं इलेक्ट करती, बल्कि जो इलेक्टर्स होते हैं जिन्हें जनता ने इलेक्ट किया है वो इलेक्ट करती हैं। अब बात करते हैं यूएस इलेक्शन प्रोसेस की। यूएस का इलेक्शन प्रोसेस 5 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है प्राइमरी एंड कॉकसेस। प्राइमरीज एंड कॉकसेस ऐसा तरीका है जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने पार्टी से प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट चुनती हैं। जैसे हमारे यहाँ है कि प्रधानमंत्री पद का कोई एक ही उम्मीदवार होता है एक पार्टी से, वैसा ही सिस्टम प्रेसिडेंट के लिए अमेरिका में है। लेकिन वहाँ पे इस बात की छूट दी गई है कि एक ही पार्टी से कई लोग प्रेसिडेंट के चुनाव की दावेदारी रख सके। लेकिन प्राइमरी और कॉकसेस के इस स्टेज में पार्टीज ये डिसाइड करती हैं कि जितने लोग भी प्रेसिडेंट चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं उनमें से किसको एज अ कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया जाए। अलग अलग पार्टी और अलग अलग स्टेट में कैंडिडेट का ये चुनाव अलग अलग ढंग से होता है। कुछ स्टेट्स प्राइमरी के जरिए कैंडिडेट का ये चुनाव करते हैं और कुछ स्टेट कॉकसेस का सिस्टम अपनाकर ये चुनाव करते हैं। प्राइमरी स्टेट लेवल का चुनाव होता है जिसमें पार्टी के मेंबर्स वोट डालकर प्रेसिडेंट कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। 50 में से 34 स्टेट्स प्राइमरी के जरिए ही प्रेसिडेंट कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। कॉकस प्राइमरी का ही एक सब्स्टिट्यूट है। ये लोकल लेवल पर होता है। इसमें सिटी या टाउन लेवल पर पार्टी के रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इकट्ठा होकर अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। 50 में से 16 स्टेट्स इसी तरीके से प्रेसिडेंट कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। अगला स्टेप होता है नेशनल कन्वेंशन का। नेशनल कन्वेंशन में प्राइमरी और कॉकसेस में चुने गए सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इस गैदरिंग में हर पार्टी अपने अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट का नाम अनाउंस करती है। हर नेशनल कन्वेंशन में हर प्रेसिडेंट कैंडिडेट अपना रनिंग मेट भी चुनता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। नाम अनाउंस के बाद अगला स्टेप इलेक्शन कैंपेनिंग का होता है। कैंपेनिंग तब शुरू होती है जब हर पार्टी से सिंगल कैंडिडेट अनाउंस हो चुका होता है। कैंडिडेट पूरी कंट्री में घूम घूम कर कैंपेनिंग करते हैं और जनता को अपने प्लान्स और पॉलिसीज के बारे में समझाते हैं। रैलीज, डिबेट्स और एडवर्टीजमेंट इसके पार्ट होते हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बीच में डिबेट करवाने का सिस्टम बहुत ही फेमस है। यह डिबेट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए वहाँ एक एनजीओ है जिसका नाम है कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स।
इस कमीशन को यूएस की दो बड़ी पार्टीज, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी, स्पॉन्सर करती हैं। यूएस में टोटल 50 स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स को 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला है रेड स्टेट्स, दूसरा ब्लू स्टेट्स और तीसरा पर्पल स्टेट्स। रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स को सेफ स्टेट्स भी कहा जाता है। रेड स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जिसमें हमेशा रिपब्लिकन पार्टी जीतती है, जैसे टेक्सास। और ब्लू स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जिसमें हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी ही जीतती है, जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क एटसेट्रा। पर्पल स्टेट्स को स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड स्टेट्स बोला जाता है। ये वो स्टेट्स हैं जिसमें कभी डेमोक्रेटिक पार्टी तो कभी रिपब्लिकन पार्टी जीतती है, और जो पार्टीज इसमें जीतती हैं वही फाइनल इलेक्शन जीतती हैं। इस वजह से सभी पार्टीज इन्हीं स्टेट्स में अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं। अगला स्टेप होता है जनरल इलेक्शन का। आमतौर पर यह नवंबर महीने में होता है। वोटर्स बैलेट्स के जरिए हर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टर्स का चुनाव करते हैं। इलेक्टर्स वो लोकल लीडर्स होते हैं जो कि साथ मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। जनरल इलेक्शन में देश भर के सभी लोग एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट डालते हैं। इंडिया की तरह यूएस का इलेक्शन भी 2 लेवल पर होता है, पहला सेंटर और दूसरा स्टेट। सेंटर और स्टेट मेनली 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, जिनका इलेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। जुडिशरी में लोगों का अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स नहीं आते हैं। और कांग्रेस लेजिस्लेचर का पार्ट होती है। कांग्रेस भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहां का लोअर हाउस है। इसके मेंबर्स का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल 435 सीट्स होती हैं। ये सीटें पॉपुलेशन के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। सीनेट वहां का अपर हाउस है। इसके मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल का होता है। सीनेट में टोटल 100 सीटें होती हैं, हर स्टेट से 2 सीटें। सीनेट के मेंबर्स 1/3 मेंबर्स हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। स्टेट लेवल पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। स्टेट की लेजिस्लेचर में भी 2 हाउसेस होते हैं और उनका नाम भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट ही होता है। तो इस तरह हर 2 साल पर अमेरिका में चुनाव होता है। जैसे 2020 में लोग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और 33 सीनेट के लिए वोट करेंगे। हालांकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्टली नहीं वोट करेंगे, उनके लिए एक इलेक्टर को वोट करेंगे, लेकिन चुनाव उन्हीं के लिए मेनली हो रहा है। फिर 2 साल बाद 2022 में फिर लोग 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और 33 सीनेट के लिए वोट करेंगे। सीनेट के मेंबर्स 33 ही रहते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल 6 सालों का है। वो 33 करके हर 2 साल पे इलेक्ट होते हैं और हर 2 साल पे 1/3 रिटायर हो जाते हैं। अगला स्टेप आता है इलेक्टोरल कॉलेज का। आमतौर पर यह दिसंबर महीने में होता है। हर स्टेट से जो इलेक्टर्स चुनकर आते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और प्रेसिडेंट के लिए वोट डालते हैं। इसीलिए चुने गए इलेक्टर्स को इलेक्टोरल वोट भी बोला जाता है। टोटल 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं। जीतने के लिए किसी भी कैंडिडेट को मिनिमम 270 इलेक्टोरल वोट पाने होते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज के इन मेंबर्स यानी इलेक्टर्स का चुनाव कैसे होता है? एक स्टेट से मैक्सिमम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लस सीनेट के बराबर मेंबर्स ही इलेक्टोरल कॉलेज में भेजे जाते हैं। जैसे कैलिफोर्निया में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीट है 53 और सीनेट की सीटें हैं 2। तो टोटल 55 इलेक्टर्स एक स्टेट से यानी कैलिफोर्निया से टोटल 55 इलेक्टर्स भेजे जाएंगे जो कि इलेक्टोरल कॉलेज में जाकर प्रेसिडेंट के लिए वोट डालेंगे। इसी तरह टेक्सास में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीटें हैं 36 और सीनेट की सीटें हैं 2। तो टोटल
38 लोग यानी 38 इलेक्टर्स इलेक्ट होके जाएंगे टेक्सास से, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट के लिए वोट डालेंगे। हालांकि ये इलेक्टर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट नहीं होते हैं। ये बस इलेक्टर्स की गिनती को फिक्स करने के लिए एक मेथड है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट को प्लस करने पे जितना भी नंबर हो रहा है उतने ही इलेक्टर्स इलेक्ट होंगे। बाकी ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। देश भर के मेंबर्स को मिलाकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल 435 मेंबर्स हैं और सीनेट में कुल 100 मेंबर्स। तो इस हिसाब से इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 535 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 538 मेंबर्स होते हैं, मतलब 3 वोट्स एक्स्ट्रा। इसके पीछे भी छोटी सी कहानी है। यूएस में सिर्फ स्टेट्स के लोगों को रेसिडेंट के लिए वोट करने की अनुमति है और वॉशिंगटन डीसी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रूल किया जाता है या किसी भी स्टेट का पार्ट नहीं माना जाता। तो यहाँ के लोगों को भी प्रेसिडेंट के लिए वोट डालने की अनुमति नहीं थी। लेकिन सन 1959 में अमेरिका ने अलास्का और हवाई को 2 स्टेट्स का दर्जा देकर वहाँ के लोगों को इलेक्टर्स चुनने का अधिकार दे दिया। अब इसके बाद वॉशिंगटन डीसी के लोग प्रोटेस्ट करने लगे और इलेक्टर्स चुनने की मांग करने लगे। सन 1961 में 23rd अमेंडमेंट के जरिए यहाँ के लोगों की बात मान ली गई और ये नियम बन गया कि किसी भी स्टेट से जितने मिनिमम इलेक्टर्स का चुनाव होता है उतने इलेक्टर्स वॉशिंगटन डीसी से भी चुने जाएंगे। चूंकि किसी स्टेट से चुने गए इलेक्टर्स की मिनिमम संख्या 3 है, तो वॉशिंगटन डीसी से भी 3 इलेक्टर्स चुनने का नियम बन गया। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि अलास्का के साथ साथ और भी 7 स्टेट्स हैं जिनमें मिनिमम 3 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीट है और 2 सीनेट की सीट है। तो इन दोनों को ऐड करके इनके बराबर यानी 3 इलेक्टर्स वॉशिंगटन डीसी से चुने जाते हैं। यूएस इलेक्शन में एक और कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कंसेप्ट है विनर टेक ऑल। इस कंसेप्ट को 50 में से 48 स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया है। विनर टेक ऑल के तहत किसी भी स्टेट में जो पार्टी मैक्सिमम इलेक्टर्स को जिता लेती है उसी पार्टी की तरफ बाकी इलेक्टर्स भी मान लिए जाते हैं। जैसे कैलिफोर्निया में टोटल 55 इलेक्टरल वोट हैं। सपोज ट्रम्प 53% वोट वहां के पा जाते हैं और बाइडेन 42% वोट्स ही पाते हैं और 2% वोट्स कोई अदर पार्टी पा जाती है। तो ट्रम्प के सिर्फ 53% वोट्स नहीं बल्कि पूरे 55 इलेक्टर्स उनकी ओर मान लिए जाएंगे। इसीलिए यूएस में जरूरी नहीं कि जो मैक्सिमम इलेक्टोरल वोट्स पाए वही व्यक्ति ही प्रेसिडेंट का चुनाव जीत पाए। जैसे 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 46.1% वोट मिले थे, वहीं हिलेरी क्लिंटन को 48.2% वोट्स मिले थे। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को 304 इलेक्टोरल वोट मिले और हिलेरी क्लिंटन का वोट 227 ही रह गया। ये अंतर इसलिए भी आ जाता है कि हो सकता है किसी ने छोटे छोटे स्टेट्स में कई सीटें जीत ली, लेकिन एक बड़ा स्टेट भी अगर वो हार गया तो वो पूरे छोटे स्टेट्स का वो बड़ा स्टेट कवर कर देता है और इसी वजह से ये अंतर आ जाता है। 50 में से 48 स्टेट्स इस सिस्टम को मानते हैं, लेकिन 2 स्टेट्स मेन और नेब्रास्का ये सिस्टम नहीं मानते हैं और ये अपने इलेक्टरल वोट्स को स्प्लिट करके ही गिनते हैं। मतलब जिस पार्टी के जितने इलेक्टर्स जीतते हैं उतने ही काउंट किए जाते हैं। जैसे कि ट्रंप 46 वोट पाए हैं और टोटल 55 सीट्स हैं उस स्टेट में, तो फिर ट्रंप का 55 नहीं बल्कि 46 वोट, यानी जितना वोट उनको मिला है उतना ही वोट उनका काउंट होगा। अगले स्टेप में इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग होती है। दिसंबर महीने के सेकेंड वेडनेसडे के बाद वाले मंडे को इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स
प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स प्लेस्ड होते हैं, जिसका मतलब है कि जिस कैंडिडेट की तरफ से वो चुन के गए हैं उसी कैंडिडेट को वो वोट करेंगे, इसीलिए इनको बोला जाता है प्लेस्ड मेंबर्स। लेकिन इसी में एक कंसेप्ट है फेथलेस इलेक्टर्स का। कुछ मेंबर्स ऐसे भी इलेक्ट होके जाते हैं जो कि इलेक्ट हुए किसी और के नाम पे, लेकिन वो वोट कर देते हैं किसी और कैंडिडेट को, और उन्हीं के लिए ये टर्म यूज होता है कि ये फेथलेस इलेक्टर्स हैं। वोटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद काउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का वोट कांग्रेस अपने जॉइंट सेशन में काउंट करती है। किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जीतने के लिए मिनिमम 270 वोट्स चाहिए होता है, लेकिन 270 के अलावा अदर पॉसिबिलिटीज भी हैं। जैसे हो सकता है कि 270 किसी भी कैंडिडेट को ना मिले, बल्कि 269 और 269 दो कैंडिडेट को मिल जाए बराबर का वोट, या फिर हो सकता है कि किसी कैंडिडेट को 260, किसी को 250 और 228 मिल जाए। इस सिचुएशन में 270 वोट्स किसी को नहीं मिले। इस स्थिति में कंटिंजेंट इलेक्शन होता है। कंटिंजेंट इलेक्शन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए करवाया जा सकता है, जिस किसी के केस में भी मेजॉरिटी नहीं अचीव हुई है। प्रेसिडेंट के केस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कंटिंजेंट वोट डालते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में टॉप 3 कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर वोट डालते हैं। एक स्टेट को सिर्फ एक वोट का अधिकार दिया जाता है, तो इस तरह से 50 वोट्स बन जाते हैं। अब इस 50 वोट में जो 26 या उससे ज़्यादा वोट पाता है वो विनर है। या इसमें भी एक दूसरी सिचुएशन है कि हो सकता है कोई 24 + 20 + 6 वोट का कॉम्बिनेशन बन जाए, यानी 3 जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से किसी ने 24, किसी में 20 और किसी ने 6 वोट पाए हैं। इस सिचुएशन में भी दोबारा से इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता, और इस सिचुएशन में 4 मार्च, ये एक डेट फिक्स है, इस सिचुएशन में 4 मार्च को वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट मान लिया जाता है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट के केस में कोई भी मेजॉरिटी से नहीं जीत पाता, तो सीनेट के मेंबर्स को यह अधिकार दिया जाता है कि वो कंटिंजेंट इलेक्शन करें। इसमें टॉप 2 कैंडिडेट्स को लिया जाता है और सीनेट के मेंबर्स का, जो कि टोटल 100 वोट्स है, उसमें से इलेक्शन करवाया जाता है, और जो 51 या उससे ज़्यादा वोट पाता है वो विनर मान लिया जाता है। थैंक यू।